कभी सोचा है कि अगर कल मान लीजिए सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कहे कि अब से आप सरकार के बारे में कुछ लिख बोल नहीं सकते, या कोई ऐसा नियम आ जाए जो कहे कि कुछ लोगों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा। सुनने में ही डरावना लगता है। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत सेफ्टी नेट है। ये हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में है। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 13। बिल्कुल। मैंने सुना है इसे मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड भी कहते हैं, या एक ढाल। हाँ, कह सकते हैं। इसकी भाषा बहुत सीधी है कि कोई भी कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों से बड़ा नहीं हो सकता। और इसी एक सीधी सी बात ने पिछले 70 सालों में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त शक्ति संतुलन का खेल रचा है ना? बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पे हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे कि ये छोटा सा अनुच्छेद इतना ताकतवर कैसे है और इसने हमारे लोकतंत्र को कैसे बचाया है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 13 में 4 हिस्से हैं, 4 क्लॉजेस। तो पहला वाला क्या कहता है? पहला खंड यानी क्लॉज 1, हाँ। वो अतीत से जुड़ा है। अतीत से? हाँ, ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी ब्रिटिश कानून भारत में चल रहे थे, अच्छा, अगर उनका कोई भी हिस्सा हमारे नए मौलिक अधिकारों से टकराता है, हाँ। तो वो हिस्सा उसी वक्त से शून्य हो जाएगा। शून्य मतलब बेअसर? हाँ, बेअसर, वॉइड, उसका कोई असर नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का संवैधानिक फिल्टर था जिसने पुराने कानूनों को साफ कर दिया। Yes. जो हिस्सा हमारे अधिकारों के खिलाफ था उसे हटा दिया। बिल्कुल। फिर आता है क्लॉज 2 जो भविष्य पे नजर रखता है। ये सरकार को, जिससे संविधान की भाषा में राज्य कहते हैं, ये उसे साफ साफ रोकता है कि वो भविष्य में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर गलती से बना दिया तो वो भी बेअसर हो जाएगा। जितनी दूर तक वो उल्लंघन करेगा, उतनी दूर तक वो कानून शून्य माना जाएगा। पर जब हम कानून कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो एक्ट्स हैं जो संसद में पास होते हैं, या इसका दायरा इससे भी बड़ा है? और यही क्लॉज 3 की खूबसूरती है। उसने कानून शब्द को बहुत बड़ा, बहुत व्यापक बना दिया। कैसे? इसमें संसद के एक्ट्स तो हैं ही, साथ में राष्ट्रपति के अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, अच्छा, सरकार का कोई आदेश, कोई नियम या कोई सरकारी नोटिफिकेशन भी शामिल है। मतलब कुछ भी? इतना ही नहीं, अगर कोई सदियों पुरानी प्रथा या परंपरा भी है जिसे कानून जैसी मान्यता मिली हुई है, तो वो भी इसके दायरे में आती है। कमाल है। मतलब सरकार किसी भी पर्दे के पीछे से कोई छोटा मोटा नियम बनाकर भी हमारे अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हर चीज को इस कसौटी से गुजरना ही होगा। लेकिन फिर है क्लॉज 4 जिसने कहानी में एक ट्विस्ट ला दिया। क्लॉज 4 ये शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया और इसने एक बहुत बड़ी लड़ाई की नींव रखी। ये कहता है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधनों पर, यानी जो बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, अच्छा, उन पर लागू नहीं होगी। और इसी एक लाइन पर दशकों तक संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने रहे। इस पर हम यकीनन लौटेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि जब अदालत के सामने कोई ऐसा कानून आता है जो अधिकारों से टकरा रहा हो, तो अदालत करती क्या है? मैंने सुना है उनके पास कुछ खास सिद्धांत होते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि उनके पास कुछ सर्जिकल टूल्स होते हैं। सर्जिकल टूल्स? बिल्कुल। 2 बहुत मशहूर हैं। पहला है पृथक्करण का सिद्धांत, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवर मतलब काट कर अलग कर देना, कुछ ऐसा? ठीक, वही मतलब है। यह सिद्धांत कहता है कि अगर किसी कानून की सिर्फ एक धारा या एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो पूरे कानून को फेंकने की जरूरत नहीं है। तो फिर अदालत अपनी कैंची चलाएगी और सिर्फ उस एक प्रॉब्लमैटिक हिस्से को काट कर अलग कर देगी, उसे शून्य घोषित कर देगी, बाकी का कानून चलता रहेगा। इसका कोई असल मामला है जहां ऐसा हुआ हो? बिल्कुल। आजादी के तुरंत बाद का एक बड़ा केस है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का। उस समय एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था जिसमें एक धारा थी, धारा 14। ये धारा कहती थी कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो वो अदालत को ये नहीं बता सकता कि उसे किन वजहों से गिरफ्तार किया गया है। ये तो सीधे सीधे अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? पूरे एक्ट को रद्द कर दिया। नहीं, यहीं पर इस सिद्धांत का इस्तेमाल हुआ। कोर्ट ने कहा कि पूरा एक्ट ठीक है, लेकिन ये जो धारा 14 है ये असंवैधानिक है।
तो उन्होंने सिर्फ धारा 14 को रद्द किया और बाकी का एक्ट लागू रहा। अच्छा, एक बहुत ही सटीक सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, अब दूसरा टूल है आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना। हाँ, ग्रहण लगना। ये सिद्धांत खासतौर पर उन पुराने यानी संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है। ये तो सुनने में बड़ा दिलचस्प है, मतलब कानून मरता नहीं, उस पे ग्रहण लग जाता है। ठीक यही होता है। ये सिद्धांत कहता है कि मौलिक अधिकारों से टकराने वाला कोई पुराना कानून वो खत्म नहीं होता, वो बस मौलिक अधिकारों की छाया में छिप जाता है। मतलब एक तरह से सो जाता है। हाँ, बिकम्स डोरमेंट। वो नागरिकों पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अगर वो मरा नहीं, सिर्फ सो रहा है, तो क्या वो कभी जाग भी सकता है? हाँ, और यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। मान लीजिए भविष्य में कभी संविधान में संशोधन हो और वो मौलिक अधिकार हटा दिया जाए जिसकी वजह से उस कानून पर ग्रहण लगा था, तो जैसे ही वो अधिकार हटेगा उस पुराने कानून पर से ग्रहण भी हट जाएगा और वो फिर से जिंदा होकर लागू हो जाएगा। अरे वाह, इसका कोई उदाहरण है? जरूर। 1955 का भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला एक पुराना कानून था जो राज्य सरकार को मोटर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पर एकाधिकार देता था। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तो ये कानून अनुच्छेद 19(1)(g यानी व्यापार करने की आजादी के खिलाफ हो गया। तो इस पर ग्रहण लग गया। हाँ, अदालत ने कहा इस कानून पर ग्रहण लग गया है, ये नागरिकों पर लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ समय बाद संविधान में एक संशोधन हुआ जिसने राज्य को कुछ मामलों में व्यापार पर एकाधिकार करने की इजाजत दे दी। तो फिर ये ग्रहण हट गया। जैसे ही वो संशोधन पास हुआ, इस पुराने कानून पर से ग्रहण हट गया और वो फिर से पूरी ताकत से लागू हो गया। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी बात हमने पहले की थी। अगर संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को ही बदला जा सकता है, तो फिर अनुच्छेद 13 का क्या मतलब रह जाता है? यहीं से संसद और न्यायपालिका की वो बड़ी लड़ाई शुरू हुई होगी। बिल्कुल, ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस थी कि बड़ा कौन है, संसद की संशोधन करने की शक्ति या नागरिक के मौलिक अधिकार। ये कहानी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। तो इस राइड में पहला झुकाव किस तरफ था, संसद या अदालतें? शुरुआत में पलड़ा पूरी तरह से संसद के हक में झुका हुआ था। अच्छा। शंकरी प्रसाद केस 1951 में और फिर सज्जन सिंह केस 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। और इसका तर्क क्या दिया कोर्ट ने? तर्क बड़ा सीधा था कि संविधान संशोधन कोई आम कानून नहीं है, वो एक अलग और ज्यादा बड़ी शक्ति है, इसलिए अनुच्छेद 13 उस पर लागू नहीं होता। लेकिन फिर कुछ बदला, कहानी में एक बड़ा मोड़ आया होगा। एक जबरदस्त मोड़ आया। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों को 180 डिग्री घुमा दिया। क्या कहा कोर्ट ने? 11 जजों की बेंच ली लेकर ऐतिहासिक फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार संविधान में सबसे ऊपर हैं, वो पवित्र हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, संसद उन्हें छू भी नहीं सकती, न छीन सकती है, न कम कर सकती है। मतलब कोर्ट ने ये कह दिया कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13 के हिसाब से एक कानून ही है। हाँ, उन्होंने कहा कि संशोधन भी एक तरह का कानून ही है और अगर वो मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है तो वो शून्य माना जाएगा। इस एक फैसले ने संसद के पर कतर दिए। जाहिर है संसद चुप नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं, सरकार ने इसका जोरदार जवाब दिया। गोलकनाथ फैसले का असर खत्म करने के लिए संसद 1971 में 24वां संविधान संशोधन लेकर आई। इसने दो बड़े काम किए। एक तो अनुच्छेद 368 में ही लिख दिया कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, और दूसरा अनुच्छेद 13 में वही क्लॉज 4 जोड़ दिया जिसमें साफ साफ लिख दिया कि अनुच्छेद 13 संशोधनों पर लागू नहीं होगा। हाँ, ये संसद का कोर्ट को सीधा जवाब था, आप हमारे रास्ते में नहीं आ सकते। तो अब गेंद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी, टकराव अपने चरम पर था। और इसी टकराव से भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण फैसला निकला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। हाँ, ये नाम तो सुना है। आज तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों ने बैठकर इस झगड़े को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश की। और उन्होंने क्या रास्ता निकाला? एक शानदार संतुलन बनाया। पहले तो कोर्ट ने संसद की बात मान ली। उन्होंने 24वें संशोधन को सही ठहराया और कहा कि हाँ, संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। एक मिनट, तो ये तो संसद की जीत हुई? ऐसा लगता है, पर कहानी में एक लेकिन था, और वो लेकिन ही सब कुछ था। क्या? कोर्ट ने कहा
संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना का सिद्धांत, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये क्या है? तो कोर्ट ने कहा कि हर संविधान की एक आत्मा होती है, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें जिन पर वो टिका होता है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का राज और न्यायिक समीक्षा। तो संसद इन खंभों को नहीं गिरा सकती? नहीं गिरा सकती। और पता है, यही सिद्धांत एक सेफ्टी वॉल बन गया। इसी की वजह से 1975 की इमरजेंसी के दौरान किए गए कुछ सबसे विवादास्पद संशोधनों को बाद में अदालत रद्द कर पाई। अच्छा, ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, इसने कई मौकों पर भारतीय लोकतंत्र को बचाया है। अच्छा, तो इसका सार ये हुआ कि संसद घर का फर्नीचर बदल सकती है, दीवारों पे नया रंग कर सकती है, लेकिन घर की नींव को नहीं तोड़ सकती। इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता, और यही कानून आज तक भारत में लागू है। अब एक और पेचीदा सवाल पर आते हैं। हमारे देश में शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों के लिए अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉज हैं। क्या ये भी अनुच्छेद 13 के तहत कानून माने जाता है? क्या इन्हें मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखा जा सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी पूरी तरह सुलझी नहीं है। दशकों तक एक ही जवाब था, नहीं। हाँ, 1952 के बॉम्बे बनाम नरसुअप्पा माली मामले में कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉ अनुच्छेद 13 की कानून की परिभाषा में नहीं आते। क्यों? क्या तर्क था? तर्क ये था कि वो संसद ने नहीं बनाए, बल्कि धार्मिक ग्रंथों और रिवाजों से निकले हैं। इसका मतलब था कि अगर किसी पर्सनल लॉ में कोई बात समानता के अधिकार के खिलाफ भी हो तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। बिल्कुल, और सालों तक यही स्थिति बनी रही। लेकिन हाल के सालों में ये सोच तेजी से बदली है। ट्रिपल तलाक जैसे मामलों की वजह से। हाँ, ट्रिपल तलाक का केस, शायरा बानो का, और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का केस। सही। इन जैसे बड़े फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक प्रथाओं को सीधे सीधे समानता यानी अनुच्छेद 14 और गरिमा यानी अनुच्छेद 21 जैसे मौलिक अधिकारों के तराजू पर तौला है। मैंने पढ़ा था कि सबरीमाला केस में जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो उस पुराने नरसुअप्पा माली वाले फैसले की काफी आलोचना भी की थी। उन्होंने उस फैसले को त्रुटिपूर्ण कहा और ये तर्क दिया कि संविधान का मकसद समाज को बदलना है, न कि पुरानी असमानताओं को बनाए रखना। उनका मानना था कि किसी भी कानून या प्रथा को, चाहे वो कहीं से भी आई हो, संवैधानिक मूल्यों से छूट नहीं मिल सकती। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या पर्सनल लॉ अनुच्छेद 13 के दायरे में है या नहीं? देखिए, तकनीकी तौर पर नरसुअप्पा माली का फैसला आज भी किसी बड़ी बेंच ने पलटा नहीं है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों का इशारा साफ है कि अब पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों की जांच से पूरी तरह बचाया नहीं जा सकता। एक ऐसी जमीन है जो अभी भी बदल रही है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इन सभी चर्चाओं को जो एक शक्ति आधार देती है, यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, हाँ, उसके बिना तो अनुच्छेद 13 बेमानी हो जाता है ना? बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा ही अनुच्छेद 13 की आत्मा है, उसका इंजन है। ये वो ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संसद के बनाए कानूनों और सरकार के कामों की जांच करने का अधिकार देती है। और अगर कोई कानून या काम संविधान के खिलाफ पाया जाए तो अदालत उसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 ही भारत में न्यायिक समीक्षा का सबसे साफ और मजबूत आधार है। और केशवानंद भारती केस ने तो इस पर मूल ढांचे की मुहर भी लगा दी। हाँ, उस केस में न्यायिक समीक्षा को संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा घोषित कर दिया गया। इसका मतलब है कि संसद चाहे भी तो कानून बनाकर या संविधान में संशोधन करके भी अदालत से ये शक्ति छीन नहीं सकती। यही शक्ति सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अनुच्छेद 13 सिर्फ संविधान की एक धारा नहीं है, ये एक जिंदा चीज है। हाँ, एक तरह का निरंतर चलने वाला संवाद है संसद और अदालत के बीच। ये इस बात की गारंटी है कि नागरिक सर्वोच्च हैं, उनकी आजादी और अधिकार सर्वोच्च हैं। और ये उस बड़े विचार को स्थापित करता है कि भारत में किसी सरकार या किसी इंसान का नहीं, बल्कि कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ। सही बात है। गोलकनाथ के टकराव से लेकर केशवानंद के संतुलन तक और अब पर्सनल लॉ पर चल रही इस नई बहस तक अनुच्छेद 13 लगातार विकसित हो रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर भविष्य में अदालतें ये तय कर देती हैं कि सभी पर्सनल लॉ पूरी तरह से अनुच्छेद 13 के दायरे में आते हैं और उन्हें समानता के अधिकार की कसौटी पर परखा जाएगा, तो हमारे समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच के नाजुक संतुलन पर इसका क्या असर पड़ेगा?